Good morning. Today we will understand about the interference basic theories, but this we will understand by the graphical ways, graphical method को देख करके कुछ फिगर्स हमने बनाया है, इसके द्वारा हम समझेंगे इंटरफेरेंस को। इंटरफेरेंस इज द वन फेनोमिना ऑफ द सुपरपोजिशन ऑफ द वेव। क्या कह रहा है इंटरफेरेंस? इंटरफेरेंस एक प्रक्रिया है, एक ऐसा कंडीशन है जब सुपरपोजिशन का और सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स का, यहाँ पे हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट देख रहे हैं। ठीक है, तो कंडीशन ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, इसको जानने से पहले हम सुपरपोजिशन का रूल्स देखते हैं, दैट इज द थंब रूल। कहने का मतलब है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग रूल को पहले फॉलो करें, समझें। सुपरपोजिशन ऑफ द टू वेव्स, अगर क्रस्ट एंड ट्रफ मीट करता है, ऑन दैट केस इट विल मेक ए कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। उसी तरह अगर क्रस्ट ट्रफ मीट करता है और इस तरह से हर एक सिचुएशन में क्रस्ट ट्रफ मीट कर रहा है, ऑन दैट केस वी विल फाइंड द डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। ये तो सुपरपोजिशन का रूल्स है, इसको हर एक जगह हर एक फेनोमिना में हम लोग कंसीडर करते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी जैसे मान लो हम यहाँ बता रहे हैं कि दो वेव आपने लिया, S1 एक सोर्स है S1 और एक सोर्स है S2, और दोनों ही सोर्स में अगर मान लो हमने वेव्स को कंसीडर किया, ठीक है, ये वेव है, यहाँ से भी हम देख रहे हैं वेव को कंसीडर कर रहे हैं, ये भी वेव देख रहे हैं, और ऐसे में देख रहे हैं कि क्रस्ट मीट कर रहा है, ट्रफ मीट कर रहा है, अगेन क्रस्ट मीट कर रहा है। तो इट इज द पार्ट ऑफ द सुपरपोजिशन वी मेक ए कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या बना रहा है, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो रहा है, सुपरपोजिशन, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। अब इसका एम्पलीट्यूड राइज कर जाएगा, दोनों का देखेंगे तो एम्पलीट्यूड यहाँ इंक्रीज कर जाएगा, और ये फिर इस तरह से एम्पलीट्यूड बना करके दोनों में इस तरह सुपरपोजिशन ऑफ द वेव हो गया। तो ये कह सकते हैं कि जो रिजल्टेंट ऑफ दिस टू हुआ, मान लेते हैं S1 आपने सोर्स लिया, S2 से सोर्स लिया, और डिस्प्लेसमेंट आप देख रहे हैं Y1 इज इक्वल टू Y1 यहाँ पे ले रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, यहाँ डिस्प्लेसमेंट Y2 ले रहे हैं, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट Y क्या हो जाएगा, दैट इज द रिजल्टेंट सुपरपोजिशन, रिजल्टेंट हो गया R। तो ऐसे में दैट इज द Y1। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है कि इट इज ए वेक्टर सम ऑफ द Y1 प्लस Y2। कहने का मतलब है कि एक कंडीशन आपने देखा, इट इज द रूल फॉर द कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, क्रस्ट विल मीट, ट्रफ विल मीट, ऑन दैट केस the amplitude will rise and at that situation it make a constructive superposition। इसी तरह हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के बारे में। अगर बात करते हैं तो वहाँ पर भी हम रूल्स को फॉलो करते हैं। क्या रूल्स फॉलो करते हैं कि मान लो एक वेव आपने ऐसे लिया, दूसरा वेव को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, सपोज कीजिए कि ये आउट ऑफ फेज मीट कर रहा है, आउट ऑफ फेज मीट कर रहा है, पहले क्या था, एट फेज मीट कर रहा था, दोनों साथ साथ चल रहा था, और अभी हम देख रहे हैं कि आउट ऑफ फेज मीट कर रहा है, और हमने मान लिया कि एम्पलीट्यूड भी जो है दोनों का सेम एम्पलीट्यूड है, तो रिजल्टेंट क्या होगा। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर एक वेव ले रहे हैं, ये एक वेव है, ये एक वेव आपने लिया, और ये इस तरह से यहाँ से ऐसे वेव बना रहा है। ठीक है, ये देखो, अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि क्रस्ट ट्रफ मीट कर रहा है, ट्रफ मीट कर रहा है, अगेन क्रस्ट मीट कर रहा है, अगेन यहाँ पर देख रहे हैं क्या आ रहा है, यहाँ पे क्रस्ट मीट कर रहा है ट्रफ के साथ। तो इस तरह से हम लोग क्या फाइंड आउट किए कि रिजल्टेंट जो बना यहाँ पे Y1 एक वेव डिस्प्लेसमेंट आपने देखा, यहाँ पर रिजल्टेंट क्या हो गया, स्टैंडिंग वेव हो गया। स्टैंडिंग वेव कहने का मतलब ये क्या है, यहाँ पे वेव आपको जीरो नजर आ रहा है। ठीक है, वेव्स नहीं नजर आ रहा है, जीरो नजर आ रहा है, वेव्स क्या हो गया, डेड हो गया। मतलब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, जबकि यहाँ पे वेव है लेकिन रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देखें, प्लस और माइनस, क्योंकि डायरेक्शन बदल गया, सेम एम्पलीट्यूड आपने कंसीडर किया। इट इज द केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। तो हम अभी सुपरपोजिशन पे बात नहीं कर रहे हैं,
अभी हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, इंटरफेरेंस पे बात कर रहे हैं, लेकिन रूल्स को सामने रखने, इसी रूल्स को हम लोग यहाँ पर भी कंसीडर करेंगे। ये इंपॉर्टेंट रूल है, थंब रूल है कह सकते हैं। सो इंटरफेरेंस होने के लिए देखो, इंटरफेरेंस होने के लिए अभी हम यहाँ से इसको हटा देते हैं। इंटरफेरेंस होने के लिए आपको कंडीशंस का होना जरूरी है। जैसे बीट के केस में आपने देखा था 11th क्लास में, जूनियर क्लास में 11th क्लास में आपने देखा था बीट के केस में क्या देखे थे कि दो स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी मीट टुगेदर। On that case, sometime the amplitude will rise to the maximum and sometime amplitude come to the zero. So it is the case of the, and this maximum to minimum, minimum to maximum is periodic. So on that case we will find the beat. और ये इंटरफेरेंस के केस में, इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ द टू सोर्सेज ऑफ लाइट जो आपस में मीट करता है, उसका भी कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि दो सोर्स मस्ट बी द कोहेरेंट। कोहेरेंट सोर्स किसको कहते हैं, लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े हैं, लास्ट कंडीशन में हम लोग पढ़े हैं। अभी फिर बता देते हैं थोड़ा सा कि कोहेरेंट का मतलब हुआ कि मान लो सपोज करो कि हमने यहाँ पे कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस बात किया है। अभी आपको बताएं कि इंटरफेरेंस वन ऑफ द फेनोमेना ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स, बट इट हैज सर्टेन कंडीशन। सो कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस क्या कहता है कि अगर मान लो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ देखो, यहाँ हमने सोर्स लिया है, ठीक है, एस सोर्स है, सिंगल सोर्स है, और ये सोर्स मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। दिस इज द मोनोक्रोमेटिक सोर्स, और ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स से वेव प्रोपोगेट कर रहा है। द वेव विल प्रोपोगेट। मोनोक्रोमेटिक सोर्स मीन्स सिंगल फ्रीक्वेंसी, सिंगल वेवलेंथ एंड सिंगल एम्पलीट्यूड, माने फिक्स एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर सोर्स है और ये सोर्स क्या कर रहा है, प्रोपोगेट कर रहा है। प्रोपोगेट, वेव्स प्रोपोगेटिंग फॉरवर्ड, फॉरवर्ड की ओर प्रोपोगेट कर रहा है। और दो यहाँ पर हमने पॉइंट्स लिया है जहाँ पे अकॉर्डिंग टू द हाइजेंस, यहाँ S1 एंड S2 इज द अनदर, और कह सकते हैं सेकेंडरी सोर्स हो गया फॉर दैट प्रोपोगेशन, ठीक है। तो ये S1 S2 बिकम द डॉटर सोर्स। तो ये क्या बनाया यहाँ पर फिर हम लोग देखें कि सेम कैरेक्टर है जो सोर्स का कैरेक्टर है। सो S1 एंड S2 बिकम द कोहेरेंट सोर्सेज। इनके पास भी सेम फ्रीक्वेंसी है और सेम वेवलेंथ है। अब इस बात को हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या कंडीशन लिया है, द सोर्स मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये सोर्स S क्या है, मोनोक्रोमेटिक है। सोर्स S को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, दिस S इज द मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक सोर्स कहने का मतलब इट हैज ए सिंगल फ्रीक्वेंसी सिंगल है, एंड वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ सिंगल है। और यहां कह सकते हैं कि इसका फ्रीक्वेंसी हो गया न्यू और वेवलेंथ हो गया लैम्डा। और हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे कि ये जो वेव प्रोपोगेट किया, फॉरवर्ड इन्वेलप बनाया, एंड दैट मेक ए सेकेंडरी सोर्स एट द पॉइंट, एट द स्लिट पॉइंट S1 एंड S2। सो S1 S2 हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। वो भी क्या है, ये दोनों S1 S2 जो आप वेव ले रहे हैं, इसका भी फ्रीक्वेंसी न्यू है और इसका भी वेवलेंथ लैम्डा है। इसका भी फ्रीक्वेंसी न्यू है और इसका भी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ लैम्डा है। तो ये दोनों चीज़ हमको क्या मिल रहा है, ये बता रहा है कि S1 है, S2 क्या है, कोहेरेंट सोर्स है। तो दो बात तो आप यहाँ पर नोटिस कर लिए कि इंटरफेरेंस होने के लिए कि कोहेरेंट सोर्स होना मस्ट है, मोनोक्रोमेटिक होना मस्ट है, और एक बात और ध्यान में रखना है कि द सप्लाई सोर्सेज मस्ट बी कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ द सोर्स, कंटिन्यूअस वेव जनरेशन ऑफ द सोर्स, कंटिन्यूअस प्रोपोगेशन ऑफ द वेव होना चाहिए। तभी वहाँ पे सस्टेन इंटरफेरेंस या बढ़िया इंटरफेरेंस आपको मिलेगा, नहीं तो बीच बीच में क्या हो जाएगा, वो ब्रेक कर जाएगा। तो तीन बात हम ऐसे कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव कर रहे हैं। वो पहला कंडीशन आपने देखा यहाँ पर, फर्स्ट कंडीशन हो गया टू सोर्स मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक, टू सोर्स मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक, light wave, monochromatic light wave
ठीक है। और दूसरा आपने देखा इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन, फिर सेकंड कंडीशन हम बात कर रहे हैं। टू सोर्स क्या है यहाँ पर, कंटिन्यूअस होना चाहिए एंड टू सोर्सेज आर मस्ट बी कोहेरेंट। टू सोर्सेज ऑफ लाइट वेव मस्ट बी कोहेरेंट। कोहेरेंट होना चाहिए। और थर्ड हम लोग क्या बात कर रहे हैं, थर्ड कि टू सोर्स कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्या है, कंटिन्यूअस सोर्सेज ऑफ लाइट, कंटिन्यूअस सोर्सेज ऑफ लाइट। तो हम लोग दो चीज जाने, एक तो रूल्स जाने, सुपरपोजिशन का रूल यहां एक्ट करेगा, क्रस्ट मीट करेगा तो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा, क्रस्ट ट्रफ मीट करेगा तो डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा। ये रूल्स हो गया। और इस रूल में कंडीशन देखें, इंटरफेरेंस तभी संभव है जब आप तीन बात को ध्यान में रखते हैं कि कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए, जो भी दो सोर्स आप ले रहे हैं वो कोहेरेंट सोर्स हो, और उसके हिसाब से फिर आप यहाँ पर और कंटिन्यूअस हो और मोनोक्रोमेटिक हो, तो सारा कैरेक्टर सेम हो, तो ऐसे दो कैरेक्टर्स को क्या कहेंगे, वो एक ही पेरेंट का हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, दो सोर्स आपने जो कंसीडर किया वो ऑफ सेम सोर्स, सिंगल सोर्स का हो, तो वो मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट सोर्स कहलाएगा। अभी देखो इसमें भी हमने बताया कि यहां पर जो प्रोपोगेशन आपने देखा है वो डीप लाइन और लाइट लाइंस में प्रोपोगेट कर रहा है। कर्व जो आप देख रहे हो, डीप कर्व, लाइट कर्व, डीप कर्व, इस तरह करके प्रोपोगेशन आगे की ओर बढ़ रहा है। तो डीप जो है उसको क्रस्ट आपने देखा, और जो लाइट है वो ट्रफ है, फिर डीप क्रस्ट है। इस तरह दिखाया गया है कि क्रस्ट और ट्रफ को देखे। अब देखो अगर मान लो हम यहाँ पे बात करते हैं कि जहाँ ट्रफ मीट कर रहा है, जहाँ क्रस्ट मीट कर रहा है, वहाँ ब्राइट बैंड बना रहा है। अब सेंटर ब्राइट हो गया, सेंटर ओ को आपने लिखा, सेंटर ओ क्या है, ब्राइट है, ये बी ब्राइट है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्रस्ट मीट कर रहा है, ट्रफ मीट कर रहा है, क्रस्ट मीट कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन पे यहाँ पे क्या बन रहा है, ये ब्राइट बैंड बना रहा है, ये सुपरपोजिशन है और ये कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन है। लेकिन उसी के आगे पीछे देखो, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर आपका क्रस्ट ट्रफ मीट कर रहा है, यहाँ पर भी क्रस्ट ट्रफ मीट कर रहा है। तो जहाँ जहाँ क्रस्ट ट्रफ मीट कर रहा है वहाँ डार्क लिखा हुआ है, डार्क डी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब एक जगह कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन देख रहे हैं हम लोग, और वहीं पर फिर दूसरे जगह क्या देख रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन देख रहे हैं। इसी कंडीशन पे जब कोहेरेंट सोर्स को आपने लिया है, एंड दैट इज द बेसिक थ्योरी फॉर द इंटरफेरेंस। अभी आगे और समझेंगे कि इसमें फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे देखने जा रहे हैं पाथ डिफरेंस और एंड फेज डिफरेंस के बीच में रिलेशन। यहाँ भी हमने कुछ ग्राफ्स बनाया हुआ है, वेव का ग्राफ बनाए हुए हैं, उसी वेव ग्राफ को समझो। अगर हम यहाँ पर इसको सोर्स S1 ले लेते हैं, दिस इज द सोर्स S1, ये क्या है, सोर्स S1 है, और ये सोर्स S2 है। दोनों ही कैसा सोर्स है, अभी हमने कहा कि दोनों क्या है, हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ कोहेरेंट सोर्सेज पे, मोनोक्रोमेटिक सोर्सेज पे एंड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ द सोर्सेज पे, मीन्स हम लोग बात कर रहे हैं इंटरफेरेंस पे, और उसके बेसिक रिलेशंस क्या आएगा, बेसिक थ्योरी क्या आएगा। तो S1 S2 कोहेरेंट सोर्स है, और लेकिन अगर देखो यहाँ पर तो इसका पोजीशन और इसका पोजीशन में डिफरेंस है। तो यहाँ पर अगर हम दोनों वेव के बीच का पोजीशन यहाँ देखते हैं, मान लो ये रिजल्टेंट प्लेस है, ये रिजल्टेंट प्लेस है यहाँ पर, तो दोनों के बीच का पोजीशन में डिफरेंस आ रहा है, और वो डिफरेंस कितने का है, तो डेल्टा एक्स। इधर चाहे आप इधर फॉरवर्ड में ले चाहे इधर ले, दोनों ही जगह हमको डेल्टा एक्स इज द पाथ डिफरेंस मिल रहा है, पोजीशन डिफरेंस मिल रहा है, मीन्स पाथ डिफरेंस मिल रहा है बिटवीन द टू प्रोपोगेटिंग वेव्स। दो प्रोपोगेटिंग वेव्स जो चल रहा है उनके बीच में हमको पाथ डिफरेंस मिल रहा है। जब हम पाथ डिफरेंस देख रहे हैं तो देखो यहाँ पर चाहे इस साइड देखेंगे, माने फॉरवर्ड में देखेंगे चाहे बैकवर्ड में, दोनों में आपको क्या मिल रहा है कि इनका यहाँ पर 0 से स्टार्ट है, यहाँ पर हो गया π/2, यहाँ हो गया पाई हो गया, यहाँ π/2 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, इसी तरह 3π/2 हो गया, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3π/2, यहाँ पर हो गया 2π। ये आपने देखा,
ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पर भी देख रहे हैं, यहाँ 0 हो गया, दिस इज द पोजीशन फॉर 0, यहाँ हो गया π/2। तो ये दोनों वेव में हमने क्या पाया, इन दोनों वेव्स में क्या पा रहे हैं, इन दोनों वेव्स में हम पा रहे हैं कि यहाँ पर फेज का भी, आपस के फेज का भी डिफरेंस है। देखो यहाँ से 0 से ये π/2 जब जा रहा है तब यहाँ पे 0 आ रहा है। इसका मैंने दोनों वेव के प्रोपोगेशन में भी फेज का अंतर है। और उस फेज को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फेज रिप्रेजेंटेड बाय द फाई। फाई इज द इनिशियल फेज डिफरेंस। फाई को क्या बोलते हैं, इनिशियल फेज डिफरेंस कहते हैं। फाई इज द इनिशियल फेज डिफरेंस। दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितने का है, फाई का है। ये देख रहे हैं, ये समझ रहे हैं। अब देखो यहाँ पर बात कर रहे हैं, ऐसे अगर इन दोनों वेव को ले तो हम बता सकते हैं कि फाई कितने के बराबर है, तो π/2 के बराबर है। ये जो फेज डिफरेंस आपने लिया पाई, ये कितने के बराबर है, तो π/2 के बराबर है। π/2 के बराबर है। दैट इज द, दोनों के फेज डिफरेंस में कितना का अंतर है, डिफरेंसेस। दो वेव्स आपने लिया S1 एंड S2। अब ये तो पहला कंडीशन अगर हम लेते हैं कि पाथ डिफरेंस अगर आप डेल्टा x लिखते हो, डेल्टा x लिखो, dx लिखो, dφ लिखो, जो भी आप लिखो, डेल्टा x के जगह आप dx भी लिखेंगे तो चलेगा, और dφ के जगह पे अगर आप dφ भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि ये डिफरेंसेस है। ठीक है, जिसको आप जिस सिंबल से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। हो सकता है बुक टू बुक थोड़ा वेरी करता हो, इसलिए उसमें कोई आर्गुमेंट वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर पाथ डिफरेंस ऑफ बिटवीन द टू सोर्स, टू वेव्स जो हो रहा है वो कितने का है, डेल्टा x का है। तो अभी यही दो रिलेशन को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज, कितने का हो गया, पाथ डिफरेंस कितने का है, डेल्टा x का है, तो डेल्टा x आपने कंसीडर किया। ठीक है, तो फेज डिफरेंस कितने का आ रहा है दो वेव्स में, इसी रिलेशन को अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो फाई का आ रहा है। देन फेज डिफरेंस, यहां पर हम इसको हो गया, दोनों का रिलेशन साथ में देख रहे हैं। ठीक है, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस बिटवीन देम कितने का है, बिटवीन देम इज 5। और इस रिलेशन को, इस जो रिलेशन आपने लिया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। ध्यान दो, यहां पर समझो। सो इस वेव के प्रोपोगेशन का रिलेशन आपने देखा। अब हम इस पे अभी आ रहे हैं, बात कर रहे हैं। मान लो हमने सेम वेव को आगे की ओर प्रोसीड करते हुए देख रहा है, और ये हो गया S1 और यहां हो गया S2, ये हो गया आपका S2 वेव। दोनों वेव प्रोपोगेट कर रहा है, S1 यहां है, S2 यहां है। ठीक है, तो यहां पर आपने इसका रिलेशन लिया तो ये 0 हो गया, यहाँ 2π हो गया, यहां पर कितना आ गया 4π हो गया। इधर अगर ले रहे हैं तो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ 2π हो गया, यहाँ 4π हो गया, और यहाँ 6π हो गया, ये हो गया 6π। तो ऐसे में हम दोनों के रिलेशन को देख रहे हैं। एक और बात कर रहे हैं, यहां से यहां तक इसमें कितना है, एक वेवलेंथ की लंबाई है। इस तरह करके अगर हम देखें तो यहां कितना वेव है, 2 वेवलेंथ है। यहां वेव की लंबाई यहां कितना है, 2 वेवलेंथ है, और यहां वेव की लंबाई कितना है, तो 3 वेवलेंथ है। ठीक है, अब इस बात को यहां पे ध्यान में रखना है कि पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव, अगर ये देखो S1 और S2 के बीच में अगर हम पाथ डिफरेंस कितने का लेंगे, तो लेमडा का लेंगे। यहां देखो, इसमें ये एक वेव जा रहा है, एक पूरा वेवलेंथ जा रहा है, तब जाकर के यहां से स्टार्ट हो रहा है S1, तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, तो पाथ डिफरेंस ऑफ लेमडा का है, वेवलेंथ का है। तो हम लिख सकते हैं पाथ डिफरेंस between two waves is lambda, कितने का है, लेमडा का है। तो ऐसे में फेज डिफरेंस कितने का बन रहा है, तो फेज डिफरेंस देखो, यहाँ 0 आप लिए तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 2π आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज 2π।
ठीक है, ये हो गया। पहले वेव से आपने देखा कि पाथ डिफरेंस अगर डेल्टा एक्स का है तो फेज डिफरेंस फाई का है, इसको हमने इक्वेशन या रिलेशन 1 माना। दूसरा रिलेशन आप इस फिगर से बनाएं तो यहाँ पर भी आपको मिल रहा है। और अब इस पे हम बात कर रहे हैं कि अगर यूनिटरी मेथड आप लगाते हो, यूनिटरी मेथड लगाते हैं तो हम बोल सकते हैं पाथ डिफरेंस बिटवीन two waves is यूनिट है। तो ऐसे में फेज डिफरेंस कितना हो गया? फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज 2 पाई बाई लेमडा, 2 पाई बाई लेमडा। ये हो गया यूनिटरी कंडीशन पे। अब समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका हुआ द पाथ डिफरेंस अगर यूनिट आप लेते हैं तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई बाई लेमडा। दैट इज द कंडीशन फॉर यूनिटरी मेथड। ये यूनिटरी मेथड का कंडीशन हो गया। अब बात कर रहे हैं कि अगर फेज डिफरेंस डेल्टा एक्स का है तो पाथ डिफरेंस आपको क्या मिलेगा? ठीक है, अगर डेल्टा कहते हैं, अगर पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स का है जो अभी आपने यहां पे लिखा, तो पाथ डिफरेंस between two waves is delta x। ठीक है, डेल्टा x का पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस कितना बनेगा? अब इसी के हिसाब से हम जा रहे हैं। तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? बिटवीन देम is अब 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। और ये रिलेशन को हमने क्या कर दिया? इक्वेशन नंबर 2 बना दिए। अब ध्यान से देखो, ये इक्वेशन 1 है जिसमें कि पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स है, और इक्वेशन 2 है जिसमें भी पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स है। तो फेज डिफरेंस कितने का है? यहाँ पे फाई का है, और यहाँ फेज डिफरेंस कितना है? 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स का। इसका मतलब ये दोनों अगर पाथ डिफरेंस बराबर है तो फेज डिफरेंस भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं? इक्वेटिंग 1 and 2, इक्वेटिंग 1 and 2 वी गेट कितना आया? तो दोनों को अगर हम देखते हैं और हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि ऐसे में जो पाथ डिफरेंस अगर सेम है तो फेज डिफरेंस को आप इक्वेट कर दिए, इक्वेट किए तो फाई इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 पाई बाई लेमडा इनटू डेल्टा एक्स। एंड इट इज़ द वेरी ब्यूटीफुल रिलेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीज़ है। इक्वेशन नंबर 3 जो आपने देखा, और आप इस दोनों वेव्स से अच्छी तरह से समझे। पहले केस में हमने बताया कि पाथ डिफरेंस अगर डेल्टा एक्स है तो फेज डिफरेंस कितने का है? फाई का है। उससे एक रिलेशन आप देखें। अब वही पाथ डिफरेंस को अगर हम सेकंड थर्ड इक्वेशन में लेते हैं तो हमको फेज डिफरेंस का वैल्यू मिल रहा है रिलेटेड विद द पाथ डिफरेंस। अब यहाँ से हम पाथ डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। सो पाथ डिफरेंस कितना हो गया? दैट इज द लेमडा बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। तो ये रिलेशन आपका 4th रिलेशन हो गया, और ये बेसिक रिलेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो इतना आपने अभी तक समझा कि पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में क्या डिफरेंस अंतर होता है। अब इसी के हिसाब से हम कहाँ जाएंगे? तो हम आगे इंटरफेरेंस को समझेंगे, और इंटरफेरेंस समझने के